गाइस, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1975। आप सब जानते हैं कि एफआईए ने काफ़ी सारी सीट्स अनाउंस की हैं, जिसमें असिस्टेंट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और बहुत सारी सीट्स हैं। तो हर स्टूडेंट और एस्पिरेंट कोशिश कर रहा है कि इसको एक सीट मिल सके और वो एफआईए जैसी हाई अथॉरिटी वाली एजेंसी का हिस्सा बन सके। तो उसके लिए टेस्ट भी ज़ाहिरा देना पड़ेगा और उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। उसी हवाले से मैंने एफआईए एक्ट के ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहा है, थोड़ी सी सादा और आसान अल्फाज में इंफॉर्मेशन देना चाहिए है। तो उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत फ़ायदा देगी। तो एफआईए एक्ट पढ़ने से पहले आपको एफआईए की हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए कि एफआईए क्यों मार्ज़ वजूद में आया और कैसे और किन अवामिल की वजह से एफआईए को बनाया गया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई थी 1937 से लेके शुरू हुई थी और 1945 तक चली थी। उसमें क्या हुआ था, तकरीबन पूरी दुनिया आमने सामने लड़ रही थी और हर मुल्क ने अपनी इकॉनमी, अपनी आर्मी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तबाह कर दिया था उस वार के अंदर। तो उसमें इंडिया भी बराह रास्त नहीं तो इनडायरेक्टली लड़ रहा था, क्योंकि इंडिया के ऊपर उस टाइम बरतानिया का कंट्रोल था। तो हमें बरतानिया के लिए जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ना पड़ा। तो तब क्या हुआ, वॉर के अंदर जो गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स थे वो तो वॉर के अंदर मसरूफ़ थे, अपने एक्सटर्नल अफेयर्स को देख रहे थे। तो इनके सबऑर्डिनेट्स जो थे, छोटे ऑफिशियल्स जो थे, उन्होंने करप्शन शुरू कर दी पीछे से। जो सप्लाईज़ थी, जो एसेट्स पड़े हुए थे, जो करेंसी पड़ी हुई थी और बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उनमें करप्शन शुरू कर दी। तो हम देखते हैं, अ फेडरली कंट्रोल्ड पुलिस एस्टैब्लिशमेंट फर्स्ट केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1942। सबसे पहले एक छोटी सी पुलिस एस्टैब्लिश की गई 1942 में इन किस्म ऐसे करप्शन के मामलात को देखने के लिए। Next, investigation of corruption rampant in supplies and procurement department of the government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट था, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं ख़रीदो फ़रोख्त वाला डिपार्टमेंट, जिसमें चीज़ें ख़रीदी जाती हैं और सेल की जाती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इसको कह सकते हैं। उसके अंदर करप्शन हुई और सप्लाइज़ अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे ऑयल है, चीनी है, इन किस्म की सप्लाईज़ के अंदर करप्शन हुई। तो इस किस्म की करप्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक छोटी सी पुलिस उन्होंने बनाई, उसका नाम था पुलिस फेडरली कंट्रोल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। तो उसका नाम था स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। सबसे पहले पुलिस बनाई गई जिसका नाम था स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, और ये वॉर के दौरान जो करप्शन होती थी उसको इन्वेस्टिगेट करती थी। फिर क्या हुआ जी, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ 1947 इट वाज नेम्ड एज पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट PSPE। जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने इसका नाम चेंज कर दिया और इसका नाम PSPE रख दिया। काम इसका वही था और इसको फिर मेजर डोमेन्स दे दी गई थी और उन डोमेन्स का नाम था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। डोमेन मींस ये इनको डिपार्टमेंट्स दे दिए कि आपने इनके अंदर जो करप्शन होनी है और इनके अंदर जो भी बदअमली हो रही है, बदनिज़ामी हो रही है, उन पे आपने नज़र रखनी है और इन्वेस्टिगेट करना है। तो पहला डिपार्टमेंट था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। ये एक्ट वो है जिसमें हमारे ऑफिशियल सीक्रेट्स जो होते हैं, लाइक
एक गवर्नमेंट की बात करें तो उनका जो है एटॉमिक फार्मूला कह लें, एटॉमिक बॉम्ब की जो पोजीशन है वो कहाँ पड़ी है, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स हैं, अगर उनके अंदर कोई बदमज़गी होती है, कोई करप्शन होती है, तो वो भी यही पुलिस देखेगी, PSPE। नेक्स्ट था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट 1947। फॉरेन एक्सचेंज मींस कि आपकी जो करेंसी है वो आउट ऑफ कंट्री कैसे जा रही है, कितनी जा रही है और क्यों जा रही है। तो इसको भी कौन सी पुलिस देख रही थी, PSPE। नेक्स्ट पासपोर्ट ऑफेंसेस हैं। तो पासपोर्ट ऑफेंसेस में क्या हो सकता है कि एक बंदा कोई क्राइम करता है और अपना इलीगली पासपोर्ट बनवाता है और बाहर के किसी कंट्री चला जाता है, तो ये इलीगल है, तो इसको भी वही पुलिस देख रही थी। नेक्स्ट है कस्टम एक्ट 1959। तो जो भी रेगुलेटरीज़ होती हैं फॉरेन अप्लाइंसेस के ऊपर, वो भी यही पुलिस देख रही थी। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ FIA कब क्या में आई। मिस्टर गुल अहमद इन हिज रिपोर्ट ऑन पुलिस रिफॉर्म सबमिटेड टू कैबिनेट ऑन 7/4/1970। मिस्टर गुल अहमद ने 1972 में पुलिस रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट जमा करवाई कैबिनेट के सामने, और बताया गया कि हमारी ये जो करंटली पुलिस काम कर रही है, मैंने आपको ऊपर बताया PSPE जो पुलिस थी हमारी, उसको थोड़ा एडवांस किया जाए और मुल्क के अंदर जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, मेजर क्राइम्स जिसमें थे स्मगलिंग थी, नारकोटिक्स थी, करेंसी ऑफेंसेस, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ टू फॉरेन इमिग्रेशन, पासपोर्ट, ये जो मेजर क्राइम्स थे इनको कंट्रोल करने के लिए हमारी इस पुलिस को एडवांस करना पड़ेगा। तो जो हमारी PSPE पुलिस थी उसको एडवांस करके और इसकी डोमेन को बढ़ाकर इसका नाम रख दिया फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेक्स्ट है टिल नाउ 2004 primarily रोल वाज एंटी करप्शन एंड वाइट कॉलर क्राइम। 2004 से पहले तक जो करप्शन के मामला थे और इकोनॉमिकली जो करप्शन हो रही थी वाइट कॉलर लोगों की, वाइट कॉलर क्राइम ऐसा क्राइम है जो बिजनेसमैन या गवर्नमेंट ऑफिशियल करते हैं, उनको वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। तो 2004 से पहले FIA इस किस्म की करप्शन को देख रही थी, लेकिन 2004 में क्या हुआ, द गवर्नमेंट ट्रांसफ़र एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिकल क्राइम फंक्शन टू द NAB। गवर्नमेंट ने क्या किया, 2004 में NAB का ऑर्डिनेंस दिया और जो इकोनॉमिकली फॉर्म में करप्शन हो रही थी वाइट कॉलर लोगों की, उसको NAB के अंडर कर दिया। और क्या किया, नेक्स्ट था FIA हैज़ बीन डेडिकेटेड द लीड एजेंसी इन एंटी ह्यूमन स्मगलिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ काउंटरफेट करेंसी। और 2004 के बाद FIA को जो मेन रोल दे दिया गया था वो था ह्यूमन स्मगलिंग का, कि आपने ह्यूमन स्मगलिंग को रोकना है एंड इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ काउंटरफेट करेंसी, जो जाली नोट्स बन रहे हैं उन पे नज़र रखनी है और इस किस्म के क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है। तो FIA के जो 2004 के बाद मेन जो रोल थे वो एंटी स्मगलिंग था और काउंटरफेट करेंसी, इसको ये लीडिंग रोल दे दिए गए थे। बाकी बहुत सारे मैंडेट्स थे इसके, लेकिन ये इसके लीडिंग रोल थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है FIA's प्रोफेशनल मैंडेट। FIA का कानूनी इख्तियार क्या है। इन्वेस्टिगेशन इनटू स्पेशलाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ऐसा क्राइम जिसके अंदर बहुत सारे लोग मुलविस हों, बहुत सारे सहूलतकार हों और बहुत बड़े क्राइम का प्लान किया जाए, तो इसको भी FIA देखेगी। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो बेनज़ीर भुट्टो का जो मर्डर था वो भी FIA देखेगी। इमिग्रेशन एंड एंटी स्मगलिंग, इमिग्रेशन का आपको पता ही है, जो गैर कानूनी तौर पर बाहर जाते हैं दूसरे मुल्कों के अंदर या मुल्क के अंदर आते हैं। एंड एंटी स्मगलिंग, और जो ह्यूमंस की जो उनका जो कारोबार होता है, लोगों को किडनैप करके बेच देना, उसको एंटी स्मगलिंग कहते हैं।
ये ह्यूमन भी हो सकता है और उन ड्रग्स की स्मगलिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन सिक्योर कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल एंड एग्जिट एक आजकल की एक टर्म है, काफ़ी यूज़ होती है, वो है ECL। तो बेसिकली ये ECL है एग्जिट एंड कंट्रोल लिस्ट, कि जिसने मुल्क के बाहर जाना है, जिसने नहीं जाना, जिसका रास्ता रोकना है, इसको जाने देना है, तो इसको हम ECL वही है। एंटी ह्यूमन स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग ये बेसिकली काम इसका एक ही है, दोनों में ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है, लेकिन स्मगलिंग की जो टर्म है इसको हम अक्रॉस द बॉर्डर यूज़ करते हैं। जब एक ह्यूमन को अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान से इंडिया की तरफ अगर हम जाके बेच रहे हैं तो उसको ह्यूमन स्मगलिंग कहते हैं। एंड ट्रैफिकिंग जब एक मुल्क के अंदर ही हम लोगों को किडनैप करके आगे बेच दें तो उसको ट्रैफिकिंग कहते हैं। काउंटर टेररिज्म स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप, ये भी FIA देख रही है, जो टेररिस्ट हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना। मनी लॉन्ड्रिंग भी है। ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो आजकल बायोमेट्रिक के काफ़ी क्राइम्स चल रहे हैं, काफ़ी स्कैम्स हैं, उनको भी FIA देख रही है। साइबर क्राइम एंड प्लास्टिक मनी फ्रॉड, हमारे जो ATM डेबिट कार्ड्स हैं उनसे बहुत सारे लोग पैसे चुरा लेते हैं, उसको प्लास्टिक मनी फ्रॉड कहते हैं। साइबर क्राइम में हमारे फेसबुक अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट्स का गलत जो यूज़ करते हैं, हैक कर लेते हैं और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा कर फिर ब्लैकमेल करते हैं, तो इसमें वो साइबर क्राइम में आ जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ये होते हैं पैटर्न्स कॉपीज़। अगर किसी का लोगो चोरी कर लेना, किसी की स्टैम्प चोरी कर लेनी, और किसी पैटर्न कॉपीज़ का आपको पता ही होगा, वो उस किस्म की प्रॉपर्टी जो की करप्शन करते हैं, फ्रॉड करते हैं, वो भी FIA देखिएगा। इंटरपोल भी आप जानते हैं कि जब डिफरेंट कंट्रीज़ की जो कॉमन पुलिस होती है और कॉमनली एक केस को रिजॉल्व करते हैं तो इसको इंटरपोल कहते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल डेटाबेस, तो क्रिमिनल का एक डेटाबेस भी ये मैनेज कर रहे हैं। फोरेंसिक एंड टेक्निकल सपोर्ट, हमारा जितना भी फोरेंसिक डाटा होता है वो बायोमेट्रिक डाटा भी हो सकता है, वो वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, वो फ़ोटोज़ की फॉर्म में भी हो सकता है। फोरेंसिक जो डाटा है वो भी FIA देख रही है। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, यहाँ जो ट्रेनिंग होती है ये लोगों की ट्रेनिंग है, लोगों को फ्रॉड और स्कैम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी। अक्सर आपने देखा होगा कि FIA ने एक कैंपेन चलाई है कि व्हाट्सएप को अपने व्हाट्सएप को हैक करने से बचाएं, और इस किस्म की ट्रेनिंग जो होती है, कैंपेन जो चलाते हैं उसको ट्रेनिंग कहते हैं। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अगर इस किस्म के फ्रॉड की आगाही देने के लिए, इस किस्म के स्कैम से की आगाही देने के लिए पूरा इंस्टीट्यूट बना देते हैं और लोगों को बुला के वहाँ हम इंफॉर्मेशन देते हैं और गाइड करते हैं, तो इस किस्म की टर्म को हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। और गाइस नेक्स्ट टॉपिक हमारा है FIA एक्ट। ये तो सिर्फ हिस्ट्री थी और मेन टॉपिक जो है वो हम वीडियो 2 में देखेंगे। तो गाइस इसका दूसरा पार्ट लाजमी देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।